इस कहानी को समझने के लिए इसका पार्ट 1 ज़रूर सुन ले। पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना, रूपाली एक इंजीनियर है, इसीलिए उसके भैया भाभी उससे बहुत जलते हैं। वो दोनों रूपाली की शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रूपाली के भैया भाभी उसकी कमाई पर ऐश कर रहे थे। किसी न किसी बहाने से वो रूपाली से पैसे ले लिया करते थे। रूपाली की भाभी उसे अपना एटीएम समझती थी। ये बात रूपाली और उसकी मम्मी बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे। रूपाली के मम्मी पापा ने चिराग से उसकी शादी कर दी। चिराग रूपाली से प्यार करता था और फाइनली रूपाली की कार उसके ससुराल के गेट के सामने खड़ी थी और अब यहाँ से रूपाली के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होना था। रूपाली और चिराग दोनों कार से बाहर निकलते हैं। रूपाली की सासू माँ राधिका जी ने उन दोनों का गृह प्रवेश बहुत ही अच्छी तरह से कराया। रूपाली के ससुराल में चहल पहल बहुत ज़्यादा थी। उसको उसके कमरे में बिठाया गया। अगले दिन रूपाली की सासू माँ ने उसकी मुंह दिखाई की रस्म रखी थी, इसीलिए घर में बहुत सारी औरतें आई थी। रूपाली जब अपने कमरे से बाहर निकली तो राधिका जी उसे देखती रह गईं। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सारी औरतों ने मुंह दिखाई की रस्म की और सब ने रूपाली की बहुत तारीफ की। रूपाली की तारीफ सुनकर राधिका जी फूली नहीं समा रही थी। वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी इतनी अच्छी बहू पाकर। वैसे राधिका जी जितनी सीधी सादी दिखाई दे रही थी उतनी सीधी है नहीं, लेकिन हाँ, रूपाली का पति चिराग और उसके ससुर जी बहुत अच्छे हैं। रूपाली ने पूरे घर की बागडोर बहुत अच्छे से संभाल ली थी। राधिका जी सास होने का पूरा फायदा उठा रही थी। चिराग रूपाली का बहुत ही ध्यान रखता था। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और एक हफ्ता बीत गया। वरुण रूपाली को पगफेरे की रस्म के लिए लेने आया था। वरुण को देखकर रूपाली बहुत खुश हो गई थी। राधिका जी ने रूपाली से कहा, रूपाली 2 दिन के बाद वापस आना है तुम्हें, चिराग लेने के लिए आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी कहकर रूपाली वरुण के साथ अपने घर चली गई। पार्वती जी और शिवशंकर जी हॉल में बैठकर रूपाली के आने का इंतजार कर रहे थे और पार्वती जी तो बार बार इधर से उधर घूम रही थी। रूपाली को देखने के लिए उन दोनों की आंखें तरस रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो पार्वती जी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने रूपाली खड़ी थी। रूपाली अपनी मम्मी को देखकर बहुत खुश हो गई थी और उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। शिवशंकर जी भी दौड़कर रूपाली के पास आ गए और उसे गले से लगा लिया। पार्वती जी रूपाली को लेकर अंदर गईं और वरुण रूपाली का सामान उसके कमरे में रखने चला गया। रूपाली सोफे पर बैठी ही थी कि पार्वती जी ने पूछा, रूपाली बेटा वहाँ तेरी ससुराल में सब लोग कैसे हैं? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? तो रूपाली ने कहा, मम्मी पापा आप दोनों चिंता मत करो, वहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे देखकर आपको लगता है कि मुझे वहाँ पर कोई परेशानी है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। मैं तो हमेशा यही चाहूँगी कि तेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। इस मुस्कुराहट को कभी किसी की नज़र ना लगे। तभी अंदर से भाभी आईं और बोलीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी तुम वहाँ पर नई नई हो, इसीलिए सब तुम्हारा ध्यान रखते हैं। थोड़े दिनों के बाद उसका असली रंग तुम्हारे सामने आएगा। भाभी के मुंह से ऐसा सुनकर रूपाली को बहुत बुरा लगा था और पार्वती जी तो हैरान रह गई थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि इसके मुंह से कभी मेरी रूपाली के लिए अच्छा क्यों नहीं निकलता है। भगवान मेरी रूपाली को किसी की नज़र ना लगे, आप हमेशा उसका ध्यान रखना। रूपाली ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी बच्चे सो रहे हैं या जग रहे हैं? तो कनिका ने मुंह बनाते हुए बोला, बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको उठने में समय लगेगा क्योंकि वो दोनों अभी अभी सोए हैं। पार्वती जी ने रूपाली से कहा, रूपाली बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ।
रूपाली भी अपनी मम्मी के साथ किचन में चली गई और वहीं पर बैठकर अपनी ससुराल के बारे में मम्मी को सब कुछ बताने लगी। उसकी बातें सुनकर पार्वती जी इतना समझ गई थी कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है। चाय बन गई थी, आज सबने साथ में बैठकर चाय पी। वरुण और कनिका ने भी उन लोगों के साथ चाय पी। चाय पीने के बाद वरुण और कनिका अपने रूम में चले गए थे, लेकिन रूपाली अपने मम्मी पापा से बातें करती रही। ऐसा लग रहा था उन लोगों को देखकर कि जैसे सालों बाद मिले हों। जब नारायण जी को पता चला कि रूपाली घर पर आई है, तो वो भी रूपाली से मिलने के लिए चले आए। रूपाली को खुश देखकर नारायण जी को तसल्ली हो गई कि उन्होंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो गया था। तभी रूपाली के कानों में बच्चों की आवाज़ सुनाई पड़ी और वो उनसे मिलने के लिए भाभी के कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक वो बच्चों के साथ खेलती रही। फिर उसके बाद कनिका उनको नहलाने के लिए बाथरूम में ले गई, तो रूपाली बाहर मम्मी पापा के पास हॉल में आकर बैठ गई। रूपाली अपनी मम्मी को बताकर अपनी सहेली नम्रता से मिलने के लिए चली गई, क्योंकि उसने नम्रता को नहीं बताया था कि वो आ रही है। वो नम्रता को सरप्राइज देना चाहती थी और बिल्कुल वैसा ही किया। रूपाली ने नम्रता के घर की बेल बजाई, तो दरवाज़ा नम्रता ने खोला और सामने रूपाली को देखकर उसने गले से लगा लिया। दोनों सहेलियां गप्पे मारने में इस कदर बिजी हो गईं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शाम के 7 बज गए। रूपाली अपने घर वापस आ गई थी। उसने देखा उसकी मम्मी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो वो भी अपनी मम्मी के पास गई और उनकी हेल्प करने लगी। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और फिर सबने साथ में बैठकर एक साथ खाना खाया। इसी तरह से हंसी खुशी के साथ 2 दिन गुजर गए। रूपाली ने दोनों बच्चों के हाथों में 1-1 हज़ार रुपए थमा दिए और बोली, भाभी, इन रुपयों से बच्चों के लिए कुछ ले आना। कनिका ने रूपाली की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। थोड़ी देर के बाद चिराग रूपाली को लेने के लिए आ गए थे। रूपाली के मम्मी पापा ने अपने दामाद की बहुत ही ज़्यादा आवभगत की, जिसकी वजह से चिराग बहुत ही खुश हो गया था। वरुण और कनिका के बारे में चिराग अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए बस उनकी बातें हाय हेलो तक ही हुई थी। उनके बीच कोई हंसी मजाक नहीं हुआ था। रूपाली चिराग के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच गई। रूपाली की शादी को लगभग 20 दिन हो गए थे और चिराग को वापस से अपनी ड्यूटी पर जाना था। रूपाली की अभी 5 दिन की छुट्टी और बाकी थी। जब चिराग वापस पुणे जा रहा था, तो उसे जाते हुए देखकर रूपाली की आंखों में आंसू आ गए थे। चिराग ने रूपाली को गले लगाते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं बहुत जल्दी आऊँगा और कोशिश करूँगा कि मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ या कानपुर में हो जाए। चिराग के समझाने के बाद भी रूपाली की आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। रूपाली को इस तरह से रोता हुआ छोड़कर चिराग का जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, नौकरी तो करनी ही थी, इसीलिए वो वापस पुणे चला गया। रूपाली चिराग के बिना अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि राधिका जी उससे कुछ खास बात नहीं किया करती थी। उनको तो बस काम से मतलब था और रूपाली घर का सारा काम बिना कहे ही अपने आप कर लेती थी। मनोहर जी 2 दिनों से देख रहे थे कि रूपाली बहुत ही उदास है, इसीलिए उन्होंने शिवशंकर जी को फ़ोन कर दिया और उन्हें बताया कि चिराग के चले जाने की वजह से रूपाली बहुत ही उदास है। अगर हो सके तो आप लोग आ जाइए और अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। आप लोगों को देखकर रूपाली खुश हो जाएगी। ये सुनकर पार्वती जी को बहुत ही अच्छा लगा था और फिर अगले दिन छुट्टी लेकर दोनों रूपाली के ससुराल पहुंच गए। रूपाली ने जब अपने मम्मी पापा को देखा
तो वो बहुत खुश हो गई। मनोहर जी भी उनसे मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन राधिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुश नहीं थी। उसने कुछ खास बहुत ज़्यादा रूपाली की मम्मी से बात नहीं की, इसीलिए पार्वती को थोड़ा सा अजीब लगा था। शाम तक शिवशंकर जी और पार्वती जी ने अपनी बेटी के साथ समय बिताया और फिर अपने घर वापस आ गए। 2 दिनों के बाद रूपाली ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। रूपाली के चिराग से दिन में 1 या 2 बार बात हो जाया करती थी। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और 1 महीना बीत गया। रूपाली की सैलरी उसके अकाउंट में आ गई थी। रूपाली ने उसमें से 10,000 रुपये अपनी मम्मी के अकाउंट में भेज दिए और 15,000 रुपये अपनी सासू माँ के हाथों में रख दिए। जब मनोहर ने रूपाली को रुपए देते हुए देखा तो वो बोल पड़े, बहू तुम्हें रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद ही इतने मिल जाते हैं कि मैं अपने रुपए ही खर्च नहीं कर पाता। मैंने तो आज तक चिराग से भी कभी रुपए नहीं लिए, तो फिर तुमसे कैसे ले सकता हूँ। तभी राधिका जी बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हो, बहू इतने प्यार से दे रही है तो भला हम उसे कैसे मना कर सकते हैं। और राधिका जी वो रुपए लेकर अपने कमरे में रखने के लिए चली गईं। ये देखकर मनोहर जी को थोड़ा अजीब लगा था कि जब चिराग उसे रुपए देने की कोशिश करता था तो वो रुपए लेने से मना कर दिया करती थी, तो फिर उसने रूपाली से पैसे क्यों ले लिए। रूपाली रात के खाने की तैयारी करने लगी और फिर जब खाना तैयार हो गया तो सबने साथ में बैठकर खाना खाया। राधिका जी ने रूपाली से पूछा, रूपाली तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? तो रूपाली ने बताया कि मम्मी जी अभी तो 80,000 मिलती है, लेकिन अगले महीने से कहो 90,000 मिलने लगे। बहू तुम इतने रुपए का क्या करती थी? तो रूपाली ने कहा, मम्मी जी 8 से 10,000 रुपए मैं अपने खर्च के लिए निकाल लिया करती थी और 10,000 रुपए मम्मी के अकाउंट में भेज दिया करती थी। कुछ रुपए भैया भाभी को भी दे दिया करती थी। इसका मतलब है तुम सारे रुपए फालतू में उड़ा दिया करती थी। तुमने अभी तक कुछ नहीं बचाया। नहीं मम्मी जी, फालतू में कहाँ खर्च किए, वो तो मेरा परिवार था और अपने परिवार के लिए कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा बहू ये बताओ, इस महीने जो तुम्हें सैलरी मिली है उसका तुमने क्या किया? 15,000 तो मुझे दे दिए, बाकी के तो तुम्हारे अकाउंट में पड़े होंगे। तो रूपाली ने कहा, नहीं मम्मी जी, उसमें से 10,000 रुपये मैंने मम्मी के अकाउंट में भेज दिए। बहू तुमने अपनी मम्मी के अकाउंट में रुपए क्यों भेजा? अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसीलिए उनको रुपए भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मम्मी जी, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तभी मैंने सोच लिया था कि जब कभी मेरी नौकरी लगेगी तो मैं अपनी सैलरी से 10,000 रुपये अपनी मम्मी के अकाउंट में डालूंगी, जिससे उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि भैया भाभी का तो भरोसा नहीं, वो उनका साथ देंगे या नहीं। अगर मम्मी या पापा को कभी कोई समस्या हो जाए तो मेरी मम्मी पापा को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसीलिए मैं 10,000 रुपये हमेशा उनके अकाउंट में डालती रहूँगी। क्योंकि मम्मी जी आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर मनोहर जी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्हें रूपाली जैसी बहू मिली, लेकिन अपनी पत्नी की बातें सुनकर मनोहर जी को बहुत ही बुरा लग रहा था। राधिका जी बोली, बहू अब से तुम मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये भेज दिया करना। रूपाली ने कहा, ठीक है मम्मी जी, और वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन मनोहर जी राधिका जी पर बिगड़ गए थे। राधिका ये सब क्या था? तुमने बहू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसकी सैलरी से क्या लेना देना? मैं जितना कमाता हूँ वो तुम्हारे लिए कम पड़ने लगा है क्या? अगर कम पड़ रहा है तो मुझे बता दो। मैं रिटायर हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं
कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकूं। मनोहर जी को गुस्से में देखकर राधिका जी कुछ नहीं बोली और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं। राधिका जी मन ही मन में हड़बड़ा रही थी कि रहेगी खाएगी यहाँ और पैसे देगी अपने मायके में। मैं भी देखती हूँ ये अपनी मम्मी को पैसे कैसे भेजती है। ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई थी। उसके बाद सैलरी के बारे में कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए और रूपाली ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने पहले महीने में किया था। राधिका जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मनोहर जी ने पहले ही राधिका जी को बोल दिया था कि अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए राधिका जी शांत रहने लगी। लेकिन राधिका जी को इस बात से बहुत दिक्कत हो रही थी कि वो हर महीने 10,000 रुपये उनके घर से चले जाते हैं। रूपाली घर का सारा काम खत्म करके अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। तभी चिराग उसको सरप्राइज देने के लिए रूपाली के ऑफिस में पहुंच गया और चिराग को देखकर रूपाली बहुत खुश हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि चिराग उसके सामने खड़ा है। रूपाली ने हाफ डे ले लिया और चिराग के साथ घर वापस आ गई। मनोहर जी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राधिका जी को नहीं पता था कि चिराग घर वापस आ रहा है। चिराग अपने पापा के बहुत ही क्लोज था, इसीलिए वो अपने पापा से सारी बातें शेयर कर लिया करता था। उसने मनोहर जी को पहले ही बता दिया था कि वो पहले रूपाली के ऑफिस जाएगा, फिर उसको साथ लेकर वो वापस आएगा। राधिका जी को अपने बेटे के आने की खुशी नहीं थी, बल्कि वो रूपाली के साथ आया था, इस बात से वो दुखी थी। चिराग ने अपने मम्मी पापा के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। चिराग ने जब सबको बताया कि उसका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया है, तो फिर सबकी खुशी दोगुनी हो गई थी और रूपाली की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। लगभग 6 महीने बीत गए थे, रूपाली अपने घर नहीं गई थी। जब चिराग आया तो उसने चिराग से कहा कि वो उसके साथ अपने घर जाना चाहती है। लगभग 1 हफ्ता बीत गया था, फिर चिराग ने कहा, रूपाली एक काम करो, 4-5 दिन की छुट्टी लगा दो। मुझे कानपुर में कुछ काम है और तुम अपने मम्मी पापा से भी मिल लेना और उनके साथ कुछ समय बिता लेना। ये सुनकर रूपाली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अगले दिन रूपाली जब चिराग के साथ अपने घर पहुंची, तो उसने वहां पर जो देखा उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भैया भाभी उसके मम्मी पापा के साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। चिराग ने शाम को आने का कहकर रूपाली को गेट के बाहर छोड़कर चला गया था। रूपाली ने जब अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई तो वहाँ पर उसकी भाभी निकल कर आई, लेकिन उसके मम्मी पापा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। भाभी ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? इस घर में अब तुम्हारा कोई नहीं है, ये घर अब मेरा है। भाभी, अगर ये घर आपका है तो फिर मम्मी पापा कहाँ गए? तो कनिका ने कहा, वो जो उन्नाव में एक प्लॉट था, तुम्हारे मम्मी पापा उसी को बनवाकर वहाँ पर रहने लगे हैं और अब ये घर मेरे नाम पर है, इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। रूपाली को अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसे कुछ नहीं बताया। रूपाली ने चिराग को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज जा रहा था। इसीलिए रूपाली ने मम्मी पापा के पास उन्नाव वाले प्लॉट पर चली गई। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उसने देखा प्लॉट के आधे हिस्से में घर बना हुआ था। रूपाली ने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला। रूपाली को देखकर पार्वती जी हैरान रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनके सामने खड़ी है। रूपाली घर के अंदर गई और उसने अपनी मम्मी को गले से लगाया तो पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी और रूपाली की आंखों में भी आंसू आ गए थे। रूपाली को अपनी मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था,
लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया और बहुत ही प्यार से पूछा, मम्मी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। ये सब कैसे हुआ मम्मी? आप यहाँ पर कैसे आई? और पापा कहाँ पर हैं? तो पार्वती जी ने बताया कि तुम्हारे पापा अभी ऑफिस गए हैं बेटा, शाम को आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, ये बताओ ये सब कैसे हुआ? तो पार्वती जी ने कहा, बेटा थोड़ा समय दो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ। पार्वती जी चाय बना कर ले आईं, लेकिन रूपाली इस बार हॉल में बैठी रही और वो किचन के अंदर नहीं गई, क्योंकि वो अपनी मम्मी से गुस्सा थी। ये बात पार्वती जी समझ गई थी कि रूपाली गुस्सा है, लेकिन दिखा नहीं रही। दोनों चाय पीने लगी। फिर पार्वती जी ने कहा, बेटा जब दामाद जी की छुट्टियां खत्म हो गई थी और वो पुणे चले गए थे, तब हम लोग तुमसे मिलने आए थे। उसके बाद जब हम घर वापस आए तो कनिका के चाचा चाची आए हुए थे। हम लोग जैसे ही घर के अंदर गए, उन्होंने हमें हॉल में बिठा दिया और बोले, आ गए आप लोग अपनी बेटी के घर से, अब एक काम और कर लीजिए, अपना सामान पैक कीजिए और इस घर को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अब ये घर आपका नहीं रहा। ये घर अब मेरी बेटी कनिका का है और इस घर में आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिवशंकर जी बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये घर तो पार्वती के नाम पर है। तुम्हारे पापा के ऐसा बोलते ही वो चारों लोग हंसने लगे थे और तुम्हारे वरुण भैया बोले, पापा आप किस दुनिया में जी रहे हैं? मम्मी ने तो वो घर कब का मेरे नाम पर कर दिया था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। पार्वती और शिवशंकर जी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने पार्वती जी की ओर देखा और पार्वती जी ने अपनी नजरें झुका ली। शिवशंकर जी इतना तो जानते थे कि उनकी पार्वती बहुत ही भोली है, वो अपने बेटे के प्यार में अंधी है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसी प्यार के चक्कर में पार्वती घर उसके नाम पर कर देगी और फिर शादी के बाद वरुण ने वो घर कनिका के नाम कर दिया। शिवशंकर जी को इस बात का बहुत ही धक्का लगा था। उन्हें बहुत ही घबराहट होने लगी थी और थोड़ी देर के बाद उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा था। पार्वती जी रोते हुए वरुण से बोली, बेटा देखो तुम्हारे पापा को कुछ हो रहा है, लगता है इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन वरुण पर अपनी मम्मी की बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो सबके साथ बैठकर हंस रहा था। वरुण ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाओ पापा को अस्पताल लेकर जाओ, अगर देर हो गई तो पता चले वो रास्ते में ही टपक गए। वरुण की इस बात पर यकीन करना पार्वती जी को बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वरुण का ऐसा रूप देखने को मिलेगा। पार्वती जी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उन्हें नारायण जी याद आए और पार्वती जी ने नारायण को फ़ोन लगाया। नारायण जी अपनी गाड़ी लेकर आ गए थे। वो शिवशंकर को अस्पताल लेकर गए। पार्वती भी उनके साथ गई थी। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया और उनके कुछ टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। पार्वती जी की बातें सुनकर रूपाली को बहुत ही रोना आ रहा था। रूपाली ने कहा, मम्मी इसके आगे क्या हुआ? भैया लोग वहाँ पर पापा को देखने आए थे या नहीं? नहीं रूपाली बेटा, तुम्हारे भैया भाभी पापा को देखने नहीं आए थे। 4 दिनों के बाद तुम्हारे पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया। हम सब घर वापस आ गए तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा हमारा सारा सामान वहाँ हॉल में बाहर पड़ा हुआ था और हमारे रूम में कनिका के चाचा चाची शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर उनका सारा सामान था। उन लोगों ने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया था वो घर छोड़ने के लिए, लेकिन तुम्हारे नारायण चाचा को बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने तुम्हारे भैया के गाल पर खींच के तमाचा मार दिया और हमारा थोड़ा बहुत जो भी सामान था वो अपनी गाड़ी में रखा
और फिर नारायण हमें अपने घर ले गया। नारायण के घर पर गए हुए हमें 2 दिन बीत गए थे, तो तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा, पार्वती हम एक काम करते हैं, हमारा जो उन्नाव में प्लॉट है किसी ठेकेदार को बोलकर हम उसे बनवा लेते हैं और वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। आखिर नारायण के घर में हम कब तक रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमें अपने रहने का इंतजाम करना ही होगा। मैंने भी तुम्हारे पापा की हाँ में हाँ मिला दी और फिर हमारा ये घर बनने का प्लान बना। तुम्हारे पापा ने नारायण से बात की और नारायण ने एक ठेकेदार ढूंढ लिया। ये पूरा घर नारायण की देखरेख में बना था। मम्मी, मैं नारायण चाचा का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन मैं उनसे भी गुस्सा हूँ। आखिर उन्होंने आप सबने मुझे क्यों नहीं बताया? और मम्मी, आपके पास घर बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, बेटा मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, और लगता है बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है वो तुमने पढ़ी नहीं। जरा एक बार बाहर जाकर इस घर की नेम प्लेट पढ़ो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। रूपाली घर के बाहर गई तो उसने देखा वहाँ पर रूपाली निवास लिखा हुआ था। अपना नाम देखकर रूपाली थोड़ी आश्चर्य से भर गई। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, इस घर को बनाने के पैसे आपके पास कहाँ से आए? पापा ने कहीं लोन तो नहीं लिया? पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम्हारे पापा ने कोई लोन नहीं लिया। तुमने अभी तक हमारे अकाउंट में जो भी रुपए डाले थे कुल मिलाकर 6 लाख रुपए हो गए थे, और 2 लाख तुम्हारे पापा के अकाउंट में थे। इस तरह से हमने 7 लाख इस घर को बनाने में लगा दिए और 1 लाख हमने बचा कर रख लिए, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। आज रूपाली को अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। वो मन ही मन में सोच रही थी, हमारे माता पिता अपने बच्चों के लिए सेविंग करते हैं, लेकिन मैंने मम्मी के अकाउंट में रुपए डाले थे ये सोचकर कि उन्हें वक्त ज़रूरत में काम आएंगे, और ऐसा ही हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये सोचकर कि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाई। रूपाली ने अपनी मम्मी पार्वती को गले से लगा लिया और दोनों की आंखें नम हो गई। तभी बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रूपाली समझ गई थी बाहर पापा ही होंगे, इसीलिए दरवाज़ा खोलने के लिए रूपाली दौड़कर गई और सामने अपने पापा को देखकर रूपाली उनके गले लग गई। शिवशंकर जी रूपाली को देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम यहाँ अचानक से कैसे? तो रूपाली ने बताया, पापा चिराग कुछ काम से यहाँ पर आए थे, इसीलिए मैं भी उनके साथ आई थी कुछ दिनों के लिए। शिवशंकर जी रूपाली को देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, बेटा अचानक तुम यहाँ कैसे? चिराग का ट्रांसफ़र यहीं लखनऊ में हो गया है और अब वो यहीं पर रहेंगे। ये सुनकर शिवशंकर जी और पार्वती जी दोनों खुश थे। अभी रूपाली अपने मम्मी पापा से बात कर ही रही थी कि तभी चिराग का फ़ोन आ गया। चिराग बोला, रूपाली मेरा काम हो गया है, मैं मम्मी पापा से मिलने के लिए आ रहा हूँ। तभी रूपाली ने कहा, चिराग तुम वहाँ पर मत जाना, मम्मी पापा अब वहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ उन्नाव वाले घर पर हैं। उन्नाव वाला घर? चिराग अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, तभी रूपाली बीच में ही बोल पड़ी, चिराग मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, पहले तुम यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। चिराग ने फ़ोन रख दिया था। थोड़ी देर के बाद चिराग वहाँ पर पहुँच गया था। पार्वती जी ने सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। इतनी देर में रूपाली ने चिराग को सब कुछ बता दिया था। चिराग बोला, रूपाली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि भैया भाभी इतना सब कुछ कर सकते हैं। खैर अब जो हो गया सो हो गया, हम क्या ही कर सकते हैं। अच्छा रूपाली ये बताओ, कल सुबह मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकोगी या फिर हमारे साथ घर चलोगी? रूपाली ने कहा, चिराग तुम कल निकल जाना, मैं 2-4 दिन अपनी मम्मी के पास रहूँगी, फिर आ जाऊँगी। डिनर एक साथ करने के बाद सभी लोग सो गए और फिर अगली सुबह चाय नाश्ता करके चिराग अपने घर के लिए निकल गया। रूपाली ने कुछ दिन अपने मम्मी पापा के साथ बिताए।
शिवशंकर और पार्वती जी को बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन रूपाली ने अपने पापा से कहा, पापा आपको अपने उस घर की याद नहीं आती क्या? तो इसका जवाब पार्वती जी ने दिया, बेटा जहाँ पर तुम्हारे पापा का इतना अपमान हुआ, उन्हें और मुझे बात बात पर सुनाया गया, भला हमें उस घर की याद कहाँ से आएगी? रूपाली बेटा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पर हमें बहुत ही सुकून है। हम दोनों यहाँ बहुत ही आराम से रहते हैं और तुम्हें पता है यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है तो पूरा परिवार आ जाता है। उस घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, उनको मेरा साथ और मुझे उनका साथ बहुत अच्छा लगता है। पार्वती जी खुश हैं ये सुनकर रूपाली को बहुत ही अच्छा लगा था। 4 दिन बीत गए थे रूपाली को, अब घर वापस जाना था। रूपाली अपनी ससुराल वापस आ गई और अपनी ड्यूटी पर जाने लगी। अब रूपाली 1-2 महीने में उन्नाव का एक चक्कर लगा लेती थी। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरते गए और 4 साल बीत गए। शिवशंकर जी भी रिटायर हो चुके थे। 2 सालों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर उसके बाद राधिका जी का व्यवहार रूपाली के लिए बदलने लगा। राधिका जी रूपाली को बार बार बच्चे के लिए फोर्स करने लगी, जबकि रूपाली के हाथों में कुछ भी नहीं था। रूपाली खुद माँ बनना चाहती थी। इस तरह अपनी सासू माँ के ताने सुनते हुए रूपाली को 4 साल बीत गए। अब रूपाली को बहुत ही भला बुरा कहने लगी थी राधिका जी, उसे बांझ कहकर बुलाने लगी थी। ये शब्द सुनकर रूपाली पूरी तरह से टूट जाती थी। बहुत रोना आता था उसे। करीब 3 सालों तक तो चिराग ने भी उसका साथ दिया था, लेकिन अब चिराग भी रूपाली से दूर रहने लगा था। उसने अब घर पर आना बहुत कम कर दिया था। वो लखनऊ में ही रूम लेकर रहने लगा। जब वो घर पर भी आता था तो ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपनी माँ के साथ बिताता था। रूपाली ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन चिराग उसकी कोई बात नहीं सुनता था। रूपाली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चिराग उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। मनोहर जी ने राधिका और चिराग को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मनोहर जी की बात सुनना बंद कर दिया था। चिराग ने राधिका जी का साथ देना शुरू कर दिया था, इसीलिए मनोहर जी कमज़ोर पड़ गए थे। अब उनकी घर में बिल्कुल भी नहीं चलती थी। रूपाली को कई दिनों से महसूस हो रहा था कि जैसे चिराग और राधिका जी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी रूपाली वहाँ पर जाती तो वो दोनों शांत हो जाया करते थे। कभी कभी तो राधिका जी उसे सुना दिया करती थी। एक दिन राधिका जी ने रूपाली से कहा, सुनो रूपाली, हमें 10 लाख की ज़रूरत है। हम लखनऊ में प्लॉट ले रहे हैं। 10 लाख चिराग के पास हैं और 5 लाख मैं अपने पास से मिला रही हूँ। फिर भी अभी 10 लाख कम पड़ रहे हैं, इसीलिए तुम दे दो। रूपाली ने 10 लाख रुपए का चेक काट कर दे दिया, जिसे देखकर राधिका जी और चिराग दोनों बहुत खुश हो गए थे और दोनों प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए लखनऊ चले गए। लेकिन रूपाली और मनोहर जी को साथ नहीं ले गए। रूपाली मन ही मन में सोच रही थी कि मैं भी कितनी पागल हूँ। शायद चिराग मम्मी जी से इसी प्लॉट के बारे में बात कर रहे होंगे और मैं भी क्या क्या सोचने लगी थी। प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था कि प्लॉट की रजिस्ट्री किसके नाम हुई थी। मनोहर जी ने इस बारे में बात करने की कोशिश की तो राधिका जी उस बात को टाल दिया करती थी। लखनऊ वाले प्लॉट की रजिस्ट्री जब घर में किसी के नाम नहीं हुई तो फिर किसके नाम हुई? 1 साल के बाद रूपाली को तलाक क्यों लेना पड़ा? और फिर उसकी सास रोड पर भीख मांगते हुए क्यों नजर आई? और ये कौन सा कुदरत का करिश्मा था कि वो रूपाली के ही वृद्धाश्रम में पहुंच गई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।